हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीडेटिव डॉक्टर। आज के इस वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आमतौर पर इसे हम एलवीएच कहते हैं, जो कि जनरली हमें इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट में लिखा मिलता है। तो आज यही जानेंगे कि एलवीएच बेसिकली क्या होता है, ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं और इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला बात, एलवीएच यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का डिजीज है, नाम से ही क्लियर है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। एक राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, दूसरा लेफ्ट साइड में है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों चेंबर्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि अपना परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल का बात करें यहाँ पे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारे हार्ट का, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो प्योर ब्लड को पंप करता है ताकि वो ब्लड जो है, वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे बॉडी के हर एक सेल में, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक पहुंच सके। ठीक है, इन जनरल कंडीशन, अगर जनरल कंडीशन के बारे में बात करें तो एक जनरल कंडीशन में सफिशिएंट ब्लड हार्ट के अंदर फिल हो रहा है, सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है, और जितना जितना ब्लड सारे ऑर्गन्स में रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है ब्लड का, वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है। बेसिकली हमारे बॉडी में जो भी ब्लड रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पूरा हो पा रहा है। पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का दीवार है, उस दीवार का जो मोटाई है वो मोटाई बढ़ जाता है, उसका थिकनेस बढ़ जाता है। थिकनेस बढ़ने का क्या कारण है ये आगे अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही थिकनेस बढ़ेगा तो क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर का साइज है, जहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है, वो साइज घटना शुरू हो जाता है। जैसे 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 लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल का थिकनेस बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के चैम्बर का साइज छोटा हो जाएगा। छोटा होने से क्या होगा कि कम ब्लड फिल होगा। जितना ब्लड नॉर्मल अमाउंट में फिल होना चाहिए था, उससे काफ़ी कम ब्लड फिल होगा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में। और चूंकि कम ब्लड फिल होगा तो पंप भी करेगा हार्ट, तो कम ब्लड ही पंप होगा। तो जितना भी रिक्वायरमेंट था हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का, जो हर सारे ऑर्गन्स का जो भी रिक्वायरमेंट था, वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। जितना उसका नॉर्मल रिक्वायरमेंट था, उससे कम ब्लड मिलेगा सारे ऑर्गन्स को। पहला प्रॉब्लम तो हमारा ये हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें कि जैसे ही थिकनेस बढ़ता है ना हार्ट के वॉल का, तो वो अपना इलास्टिसिटी लॉस करने लगता है। जनरल कंडीशन में हार्ट के चेंबर्स में काफ़ी अच्छा इलास्टिसिटी होता है, जिसके कारण ही वो ब्लड को पंप कर पाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है इंस्टेंटली। पर जैसे ही थिकनेस इंक्रीज होना शुरू होगा तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होगा, डायस्टोर एंड सिस्टोर में प्रॉब्लम होगा। बेसिकली हार्ट का चैम्बर जो है वो अपना इलास्टिसिटी लॉस करने लगेगा। इलास्टिसिटी लॉस करेगा तो हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी नहीं कर पाएगा, वो सही से ब्लड को पंप भी नहीं कर पाएगा। तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ। पहला प्रॉब्लम था कि कम ब्लड फिल होगा और कम ब्लड सप्लाई होगा बॉडी में। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल चेंबर है वो सही से ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके वाल का थिकनेस बढ़ रहा है। ठीक है, जनरली अभी के समय में अगर बात करें तो 15 से 20% केस ऐसा ही होता है जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हमें देखने को मिलता है, और वो फिर आगे जाकर अलग अलग बीमारियों में कॉम्प्लिकेट कर जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आखिरकार क्यों होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है उसका थिकनेस क्यों बढ़ेगा। तो सबसे पहला इसमें जो कारण है वो कारण है एक्स्ट्रा प्रेशर। अगर हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रेशर कहने का मतलब कि उसे ब्लड पंप करने में अगर कठिनाई हो रही है, कुछ भी रुकावट आ रहा है ब्लड को पंप करने में, तो उसे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल का थिकनेस है वो बढ़ने लगे। फॉर एग्जाम्पल, एओर्टिक स्टेनोसिस एक बीमारी है जिसके अंदर जो एओर्टा का वाल्व है वो नैरो हो जाता है, वो पतला हो जाता है। एओर्टा क्या है, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड पंप करता है, तो ब्लड पंप करने के बाद बॉडी में हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एओर्टा के थ्रू ही होता है। एओर्टा के फिर अलग अलग आगे ब्रांचेस हैं जो कि ब्लड को हर जगह लेकर जाते हैं। क्लियर। तो उसी एओर्टा का जो वाल्व है वो वाल्व पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिस कारण से ब्लड पंप होने में कठिनाई होता है, ब्लड वहां से निकलने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस कारण से लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। तो इस कंडीशन में भी हो सकता है यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल पे, तो इस कारण से भी लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है उस वॉल का थिकनेस धीरे धीरे बढ़ सकता है। क्लियर। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हाइपरटेंशन के कारण काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है एलवीएच। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस में ये हमें देखने को मिल सकता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसके बाद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल्स का जो सेप्टम है उसमें कुछ डिफेक्ट है, उस कारण से भी हो सकता है। या फिर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके कारण भी हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंटेंस एथलेटिक वर्कआउट करने के कारण भी हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिल सकता है।
अब रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें अगर, तो सबसे पहले इसमें है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा रिस्क बना रहता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, इन सारे पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है कि उन्हें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकता है। चलिए तो अब आगे बात करें अगर कि एलवीएच के पेशेंट में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इनिशियली कुछ खास सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, पर उसके बाद जो सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलता है वो हमारा डिज्निया है, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है पेशेंट को, जिसे हम मेडिकल टर्म में डिज्निया कहते हैं। इसमें एक स्पेशल बात यह है कि अगर एलवीएच के पेशेंट को आप बेड पर लेटा देते हैं, वो अगर लाइंग पोजीशन में है तब उसका सांस ज़्यादा फूलता है। अगर उसे आप बैठा दीजिए चेयर पे या सिटिंग पोजीशन में या खड़ा है तो उसका सांस कम फूलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है जो कि एलवीएच के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है कि अगर पेशेंट लेटा हुआ है, अगर लाइंग कंडीशन में है तो उसका सांस ज़्यादा फूलेगा, सांस लेने में ज़्यादा कठिनाई होगा। अगर वो सिटिंग स्टेट में है तो उसका सांस कम फूलेगा। तो पहला तो ये हुआ। उसके बाद चेस्ट पेन हो सकता है, हेवीनेस हो सकता है हार्ट में, चेस्ट रीजन में हेवीनेस, भारीपन महसूस होगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान होगा, पेशेंट को चक्कर आएगा। उसके बाद क्या होगा कि पाल्पिटेशन फील होगा, यानी कि जो पेशेंट का धड़कन है, हार्ट बीट है, वो बहुत ज़्यादा फील होगा, बहुत ज़ोर से आपको लगेगा कि हार्ट बीट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, यानी कि हार्ट बीट का जो रेट है नॉर्मल 70 से 72 तक नॉर्मल होता है पर मिनट, तो वो उससे ज़्यादा हो सकता है हार्ट बीट का रेट, जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है एलवीएच के पेशेंट में कि पेशेंट का पैर स्वेल हो जाता है, पेशेंट के पैर में सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं जो कि एलवीएच के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है। अब अगर बात करें कि किसी भी पेशेंट के अंदर हम एलवीएच को कैसे डायग्नोज करेंगे, तो सबसे पहले हम ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में हमें क्यूआरएस वेव जो है वो हमें लॉन्ग मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा क्यूआरएस कम्प्लेक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा 2D इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। 2D इकोकार्डियोग्राफी में हमारे हार्ट का हमें पूरा एक कुंडली बनकर मिल जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, चेंबर का साइज कितना है, चेंबर के वॉल का थिकनेस कितना है, कितना ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है, कितना ब्लड हार्ट से पंप आउट हो रहा है, कौन सा वाल्व का क्या स्टेट है, एक एक चीज़ हमें उसमें देखने को मिल जाता है। जनरली इको में हमें सब कुछ पता चल जाता है, पर इन केस अगर इको में भी पता नहीं चल पाता है देन वी शुड प्रोसीड फॉर द कार्डियक एमआरआई। ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। अब अगर बात करें कि एलवीएच का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यानी कि आगे चलकर अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे चलकर और कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं, तो सबसे पहला हमारा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो सकता है। दूसरा कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। तीसरा जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, एलवीडीडी, ये भी देखने को मिल सकता है। इस एलवीडीडी पर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आई बटन में भी पॉपअप हो रहा होगा। क्लियर। अब फाइनली बात करें इसके मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट में हम लाइफस्टाइल सुधारने को बोलते हैं पेशेंट को। सबसे पहला कि उसका जो डेली लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को सुधारे, वो लाइफस्टाइल सही से मेंटेन करे। डाइट के लिए बोलते हैं हम, बैलेंस डाइट लेने को बोलते हैं। बहुत सारे कंडीशन में तो हम ये भी सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि किसी डाइटिशियन से मिले और अपना डाइट चार्ट प्रिपेयर करे, उस अकॉर्डिंग डाइट ले अपना, क्योंकि डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद जो भी ट्रीटमेंट है, जो वो ड्रग्स दिए जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, किस कारण से एलवीएच हुआ है पेशेंट के अंदर, उस बेसिस पर दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर हाइपरटेंशन के कारण एलवीएच देखने को मिला है तो उसमें हम एस इनहिबिटर ग्रुप का ड्रग देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के कारण हुआ हो तो उसमें भी फिर हम बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। तो इस तरह से जो भी इटियोलॉजी है, जो जिस कारण से भी एलवीएच हुआ है, उस कारण के अकॉर्डिंग हम दवाइयाँ चलाते हैं इसमें। क्लियर। तो ये एक शॉर्ट एंड सिंपल डिस्कशन हुआ एलवीएच के बारे में, जिसमें मैंने डिस्कस किया इसके सारे सिम्टम्स, इटियोलॉजी, इसके कारण के बारे में, इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या फिर हमारे इंस्टा पे डीएम कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।